नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्पॉट हीलिंग टूल फैमिली के सभी टूल के बारे में विस्तार से बात की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे तो वीडियो नंबर 12 से 15 तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारा यह वाला वीडियो ब्रश टूल पर आधारित है। इससे पहले हम इस टूल के बारे में बात करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस चैनल पर हम हर सप्ताह फोटोशॉप के 2 वीडियो और 3D मैक्स 2026 के 2 वीडियो के ट्यूटोरियल भी अपलोड करते हैं। आप उन्हें भी देखिए। और यदि आप बहुत जल्दी 3D मैक्स सीखना चाहते हैं तो 2022 वर्जन के इसी चैनल पर 112 वीडियो की स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी मौजूद है। आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए अब ब्रश टूल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यह ब्रश टूल फैमिली है। इसमें कई टूल होते हैं। ब्रश टूल के अलावा इसमें पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल भी शामिल है। ब्रश टूल को आप ऐसे समझिए कि जिस प्रकार पेंटर ब्रश से काम करता है, ठीक वैसे ही काम यह टूल आपके लिए फोटोशॉप में करता है। जिस प्रकार अलग अलग काम के लिए पेंटर के पास भी अलग अलग प्रकार के ब्रश होते हैं, उसी प्रकार फोटोशॉप भी आपको आपके काम के हिसाब से ब्रश को चुनने और उसे कस्टमाइज करने की सुविधा देता है। तो सबसे पहले इस ब्रश टूल को ठीक से समझेंगे। इस ब्रश टूल को कस्टमाइज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, उन्हें एक एक करके देखेंगे। इसके बाद ब्रश टूल पेंट के अलावा और कौन कौन से काम कर सकता है, यह भी समझेंगे। जैसे मास्किंग, रीटचिंग और कलर करेक्शन जैसे दूसरे कामों के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसे भी विस्तार से देखेंगे। इसलिए ब्रश टूल का यह वीडियो 2 या 3 भागों में बन सकता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे आपको डिटेल में समझाऊं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और आप इस टूल के साथ बिना किसी परेशानी के आराम से काम कर सकें। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके 4 हिस्से होते हैं: टूल, उस टूल की सेटिंग और हमें करना क्या है, और अंत में परिणाम। हमें अंत में सही रिजल्ट मिले, इसके लिए काम का एक पहले से फ्लो तय होता है। यह फ्लो इस प्रकार है: हमें काम क्या करना है, वह काम किस टूल से होगा, काम के हिसाब से उस टूल की सेटिंग क्या होनी चाहिए, तभी हमें सही रिजल्ट मिलेगा। तो इसी फ्लो के हिसाब से हम सीखेंगे भी। तो सबसे पहले हम ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। टूल को सिलेक्ट करने के बाद टूल की डिटेल सेटिंग जो होती है वो ऊपर ऑप्शन बार में होती है। इसके अलावा सिलेक्टेड टूल के जितने भी एसेंशियल ऑप्शन होते हैं उसके लिए कैनवस में एक फ्लोटिंग बार भी दिया होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑप्शन बार में मौजूद जिन ऑप्शन की ज्यादा जरूरत पड़ती है वो आपको इस फ्लोटिंग बार में भी आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए आपको बार बार ऑप्शन बार में जाकर उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। काम करते समय आपको अपने दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड में रखना चाहिए। जहां भी कुछ लिखा हो वहां ध्यान देना चाहिए कि वहां क्या लिखा है। जैसे कि इस फ्लोटिंग बार में यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसे एक बार चेक जरूर करें। मैं इस पर क्लिक करता हूं। देखा आपने, इस इमेज में फोटोशॉप ने सब्जेक्ट को पहचान लिया और उसे सेलेक्ट भी कर दिया। इसके लिए आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके पास में अगला बटन रिमूव बैकग्राउंड का है। आप इस पर भी क्लिक करके देख लीजिए। क्लिक करते ही इसने कुछ ही सेकंड में बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। इस प्रकार फोटोशॉप में बहुत से ऐसे बटन होते हैं जिन्हें आपको खुद टेस्ट करते रहना चाहिए। यह भी सीखने का एक तरीका है। हमने अभी ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब ऑप्शन बार में चलकर इसकी सभी सेटिंग की डिटेल देख लेते हैं। अब ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी ऑप्शन बार की सेटिंग समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ब्रश प्रीसेट। यहाँ से आप ब्रश का साइज और हार्डनेस कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हार्डनेस का मतलब होता है कि ब्रश के किनारे शार्प होंगे या सॉफ्ट। अगर ब्रश सॉफ्ट होगा तो वह कितना सॉफ्ट होना चाहिए उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं हार्डनेस 100 पर रखता हूँ और इस इमेज पर एक स्ट्रोक बनाता हूँ। देखिए, इसमें ब्रश के किनारे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। अब मैं हार्डनेस को 0 पर कर देता हूँ और फिर एक स्ट्रोक बनाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ब्रश के किनारे सॉफ्ट हो गए हैं और धीरे धीरे बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रहे हैं। सॉफ्ट ब्रश का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां हमें ब्लेंडिंग की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आपने किसी इमेज में शैडो बनानी हो, लाइट को धीरे धीरे बढ़ाना हो या दो कलर को आपस में ब्लेंड करना हो, तो वहां सॉफ्ट ब्रश का उपयोग किया जाता है। एक बहुत आसान सा उदाहरण समझिए। जब आप आसमान में बादल को देखते हैं तो उसके किनारे शार्प नहीं होते, वे किनारों से सॉफ्ट दिखाई देता है और आसमान में धीरे धीरे ब्लेंड होते हुए लगते हैं। ऐसे इफेक्ट बनाए गए फोटोशॉप में सॉफ्ट ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की क्लियर एज बनानी हो या किसी शेप की शार्प बाउंड्री दिखानी हो, तो वहां हार्ड ब्रश का उपयोग होता है।
इसके नीचे सर्च बार दिया होता है। यदि आपको किसी ब्रश का नाम पता है तो आप उसे यहाँ टाइप करके उस ब्रश को ढूंढ सकते हैं। इसके नीचे आपको ब्रश के शेप आइकन के रूप में दिखाई देते हैं। इसके नीचे जो फोल्डर दिखाई देते हैं उनमें ब्रश की लाइब्रेरी कैटेगरीज के हिसाब से रखी होती है। आप इन फोल्डर को एक्सपेंड करके उनके अंदर मौजूद ब्रश टाइप को देख सकते हैं और उन्हें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जनरल ब्रश लाइब्रेरी में जो ब्रश होते हैं उनमें ऐसे ब्रश मिलते हैं जो सामान्य पेंटिंग और बेसिक कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग इस प्रकार के कामों में किया जाता है जैसे सिंपल पेंटिंग हो गई, मास्किंग हो गई, बेसिक कलर टचिंग हो गई या सामान्य कलर एप्लीकेशन हो गई। इसके बाद आता है ड्राई मीडिया ब्रशेस। ये ब्रशेस पारंपरिक ड्राइंग और पेंटिंग टूल की तरह काम करते हैं। इनका प्रयोग इस प्रकार के कामों में किया जाता है जैसे पेंसिल ड्राइंग, चाक इफेक्ट, चारकोल ड्राइंग और रफ टेक्सचर वाली पेंटिंग। इसके बाद आता है वेट मीडिया ब्रशेस। ये ब्रशेस इस तरीके से बनाए गए होते हैं कि इनमें गीले रंग या पानी की तरह कलर मिक्स होने का इफेक्ट दिखाई देता है। इनका प्रयोग इस प्रकार के कामों में किया जाता है जैसे वाटर कलर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग इफेक्ट और कलर ब्लेंडिंग। इसके बाद आता है स्पेशल इफेक्ट ब्रश। ये ब्रश खास विजुअल इफेक्ट बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग इस प्रकार के कामों में किया जाता है जैसे स्मोक इफेक्ट, ग्रास इफेक्ट, क्लाउड, लाइट पार्टिकल और दूसरे क्रिएटिव इफेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपको किस प्रकार का काम करना है, फिर उसी हिसाब से आपको यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करने चाहिए। ये ब्रश की एसेंशियल सेटिंग थी। इसके बाद मैं आपको ब्रश की एडवांस सेटिंग के बारे में बताता हूँ। ये जो आइकन दिखाई दे रहा है यह ब्रश सेटिंग पैनल है। इसे हम खोल लेते हैं। इस पैनल को हम चार भागों में समझ सकते हैं। पहला भाग टॉप राइट में है जहां रेडीमेड ब्रश प्रीसेट दिए हुए हैं। दूसरा भाग इसके लेफ्ट साइड में है जहां ब्रश टिप शेप और उससे जुड़े कई ऑप्शन दिए हुए हैं। दरअसल ये ऐसे ऑप्शन है जो आपके कस्टम ब्रश या सेलेक्टेड प्रीसेट ब्रश की टिप के बिहेवियर को बदल देते हैं। यानी ये ब्रश के मूल शेप को नहीं बदलते बल्कि उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के इफेक्ट को जोड़ते हैं। इसे मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि यह काम कैसे करता है। तीसरा भाग यह है जहां हम ब्रश को मॉडिफाई करते हैं। यहीं से हम ब्रश का साइज, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस और स्पेसिंग जैसी सेटिंग बदलते हैं। और सबसे नीचे ब्रश स्ट्रोक का प्रीव्यू दिखाई देता है। नीचे दिया गया प्रीव्यू हमें तुरंत यह दिखाता है कि वर्तमान ब्रश सेटिंग के साथ ब्रश स्ट्रोक कैनवस पर कैसा दिखाई देगा। अब आप अपने काम के अनुसार यहाँ से प्रीसेट ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर बेसिक ब्रश लेकर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में जो पैनल है ब्रश टिप शेप, इसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं। ये ऑप्शन ब्रश के बिहेवियर को बदल देते हैं जैसे शेप डायनेमिक, जो ब्रश के साइज, एंगल और राउंडनेस को रैंडम या पेन प्रेशर के अनुसार बदल सकता है अगर आप माउस की जगह डिजिटल पेन का प्रयोग कर रहे हैं तो। स्कैटरिंग, जो ब्रश डॉट को थोड़ा फैलाकर दिखाता है। टेक्सचर, जो ब्रश के अंदर टेक्सचर का इफेक्ट जोड़ता है। ड्यूल ब्रश, जो दूसरे ब्रश के साथ कंबाइन होकर नया पैटर्न बनाता है। कलर डायनेमिक, जो ब्रश स्ट्रोक में कलर वेरिएशन पैदा करता है। ट्रांसफर, जो ब्रश के ऑपोसिटी और फ्लो में वेरिएशन पैदा करता है। ब्रश पोज, यह ऑप्शन तब उपयोगी होता है जब आप स्टाइलस या पेन टैबलेट का उपयोग करते हैं। यह ब्रश के टिल्ट, रोटेशन और प्रेशर के आधार पर ब्रश के स्ट्रोक को बदल सकता है। नॉइज, यह ब्रश स्ट्रोक में हल्का सा ग्रेन या नॉइज टेक्सचर जोड़ता है जिससे स्ट्रोक थोड़ा नेचुरल दिखाई देता है। वेट एज, यह वाटर कलर पेंटिंग जैसा इफेक्ट देता है जिसमें स्ट्रोक के किनारे थोड़ा गहरे दिखाई देते हैं। बिल्ड अप, अगर आप एक ही जगह पर बार बार स्ट्रोक करते हैं तो कलर धीरे धीरे बिल्ड हो जाता है जैसे कि असली पेंटिंग में होता है। स्मूथिंग, यह ब्रश स्ट्रोक को थोड़ा स्मूथ बनाता है ताकि हाथ की हल्की फुल्की कंपन स्ट्रोक में दिखाई ना दे। प्रोटेक्ट टेक्सचर, यह ऑप्शन तब काम आता है जब आप कई ब्रशेज में एक ही टेक्सचर पैटर्न को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इन ऑप्शन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आमतौर पर हम इनमें से एक साथ एक या दो ही ऑप्शन का उपयोग करते हैं, सभी को एक साथ उपयोग नहीं करते। असल में ब्रश सेटिंग पैनल बहुत बड़ा दिखाई देता है लेकिन सच यह है कि फोटोशॉप के 80% काम सिर्फ चार ऑप्शन से ही हो जाते हैं। पहला है शेप डायनेमिक्स। इससे ब्रश के साइज, एंगल, राउंडनेस में वेरिएशन लाया जा सकता है। यह ऑप्शन खासतौर पर डिजिटल पेंटिंग और टैबलेट प्रेशर के कंट्रोल में बहुत उपयोगी होता है। दूसरा है स्कैटरिंग। इससे ब्रश के डॉट फैलकर दिखाई देते हैं। इसका उपयोग अक्सर ग्रास, पार्टिकल, डस्ट या क्रिएटिव इफेक्ट बनाने में किया जाता है। तीसरा है टेक्सचर। इससे ब्रश स्ट्रोक के अंदर टेक्सचर पैटर्न जुड़ जाता है। इसका उपयोग रफ सरफेस, वॉल टेक्सचर, पेंटिंग इफेक्ट बनाने में किया जाता है। चौथा है ट्रांसफर।
यह ब्रश की ओपेसिटी और फ्लो में वेरिएशन पैदा करता है। इसका उपयोग अक्सर पेंटिंग और शेडिंग में किया जाता है। पहले इन 4 ऑप्शन को समझ लीजिए, बाकी ऑप्शन धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आने लगेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ब्रश का साइज सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पैनल में भी देखा था। इसके नीचे दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रश को फ्लिप करने के लिए ऑप्शन है, जिनसे ब्रश को दोनों दिशाओं में फ्लिप किया जा सकता है। इसके बाद एंगल का ऑप्शन है, जिसके बाद ब्रश की टिप का एंगल बदला जा सकता है। इसके बाद राउंडनेस का ऑप्शन है, जिससे ब्रश की टिप को गोल या थोड़ा दबा हुआ बनाया जा सकता है। इसके नीचे हार्डनेस का ऑप्शन होता है। अगर आपका ब्रश परफेक्ट राउंड शेप में नहीं है, तो यह ऑप्शन कभी-कभी इनएक्टिव भी हो सकता है। इसके नीचे स्पेसिंग का ऑप्शन है। स्पेसिंग का मतलब होता है ब्रश स्ट्रोक में डॉट के बीच की दूरी कितनी होगी। जैसे कि एक लाइन वास्तव में डॉट का सीक्वेंस होती है। अगर आप डॉट के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो वो डॉटेड लाइन कहलाती है। इसी प्रकार से यहाँ स्पेसिंग बढ़ा दी जाए तो ब्रश के इंप्रेशन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जैसे कि आप नीचे प्रीव्यू में देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस पैनल के वास्तव में 2 मुख्य काम है। पहला, रेडीमेड ब्रश प्रीसेट को मॉडिफाई करना। दूसरा, नया कस्टम ब्रश बिहेवियर बनाना। तो निष्कर्ष यह निकलता है, यह पैनल विंडो की ब्रश की शेप और बिहेवियर को कस्टमाइज करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद आता है मोड ऑप्शन। यह तय करता है कि ब्रश इमेज के साथ किस तरह से ब्लेंड होगा। यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे लेयर ब्लेंडिंग मोड, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, ओवरले, सॉफ्ट लाइट। इन मोड से आप लाइट, शैडो और कलर को ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है ब्रश का कलर कितना स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। अगर ओपेसिटी 100 पर है तो कलर पूरी तरीके से अप्लाई होगा। अगर ओपेसिटी कम है, मान लो 20 है, तो कलर हल्का दिखाई देगा। रीटचिंग के समय कम ओपेसिटी बहुत यूजफुल होती है। फ्लो। फ्लो ओपेसिटी से थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। ओपेसिटी कलर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तय करता है, जबकि फ्लो कलर के अप्लाई होने की स्पीड तय करता है। कम फ्लो पर ब्रश धीरे धीरे कलर को बिल्ड करता है। डिजिटल पेंटिंग में फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रैक्टिकल काम के लिए ब्रश टूल की बेस्ट बेसिक सेटिंग यह रहती है। मोड नॉर्मल, ओपेसिटी जो है 100 पर, फ्लो फ्लो को भी 100 पर रखना चाहिए, और हार्डनेस आप काम के हिसाब से बदल सकते हैं। रीटचिंग के समय ऑपेसिटी को अक्सर 20 से 40 के बीच रखा जाना चाहिए। ब्रश टूल का काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप माउस या पेन टैबलेट से इमेज पर पेंट करते हैं। ब्रश टूल हर स्ट्रोक के साथ सेलेक्टेड कलर को इमेज पर अप्लाई करता है। और अगर आप मास्क पर काम कर रहे हैं, तो ब्रश ब्लैक और व्हाइट के माध्यम से मास्क को कंट्रोल करता है। ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी। और अगर ब्रश का साइज बदलना है तो कीबोर्ड में पी के बगल में जो ब्रैकेट है उसका प्रयोग करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ब्रश टूल को विस्तार से समझा। अगले वीडियो में हम ब्रश टूल फैमिली के दूसरे टूल को समझेंगे और देखेंगे वे अलग अलग कामों में कैसे उपयोग किए जाते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और फोटोशॉप को समझने की कोशिश करते रहिए। आप हंसते खेलते सीखते रहिए। बस इतना याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर।